GC3 पॉइंट हो गए प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल और हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर दिए थे, 2 बैक टू बैक लेक्चर अपलोड किए थे ताकि वो दोनों लेक्चर्स में नॉमेनक्लेचर था। तो अपुन बोला तू मेरी ले ला, नहीं तो अपुन ने ये बोला कि भैया तुम लोग एक काम करो, पहले दोनों लेक्चर एक साथ देख लो ताकि आप लोगों को नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट क्लियर हो जाए। आई होप नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा एंड आई होप उसमें से एक क्वेश्चन बने एंड आई होप आप उसे कर सको। तो आगे बढ़ते हैं और आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ना जिसका नाम है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। पहले ये टॉपिक पढ़ा देता हूं। इस टॉपिक में से एक चीज पर सवाल आने के चांसेस होते हैं टर्म 1 में, नीट जेई में भी चांस होते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। So nature of carbon halogen bond. But we all know that the electronegativity of halogen X is more than electronegativity of your carbon. आपके कार्बन से आपके हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नो डाउट ज़्यादा होती है। सो जब कभी भी आपका कार्बन एक हेलोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हेलोजन आदत से मजबूर इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। जब ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से अब इस बॉन्ड के अंदर क्या आ गई, पोलैरिटी। सो दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज अ पोलर, दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी आ जाएगी। सो दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज अ पोलर कंपाउंड। ये एक पोलर कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? सो यूजुअली आपके कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड होगा दैट विल बी अ पोलर बॉन्ड। अच्छा, ये पोलैरिटी किन चीजों पर डिपेंड करेगी भाई? पोलैरिटी किन चीजों पर डिपेंड करती है? देखो, वी ऑल नो बेसिकली पोलैरिटी इज कंप्यूटेड बाय, या पोलैरिटी इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय डाइपोल मोमेंट। पोलैरिटी इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय डाइपोल मोमेंट। आप इसे डाइपोल मोमेंट से डिनोट कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट म्यू, डाइपोल मोमेंट म्यू। एंड म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज नथिंग बट द C इंटू डी, वेयर C इज द चार्ज एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम। यानी कि ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये कितना पार्शियल नेगेटिव है? अच्छा, जैसे मान लो लेट्स से ये पार्शियल नेगेटिव -0.9 है, तो कार्बन पर डेफिनेटली +0.9 आएगा। अगर ये पार्शियल नेगेटिव मान लो 0.75 है, तो डेफिनेटली कार्बन विल बिकम +0.75। तो दोनों के चार्ज सेम होंगे, बस एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो यहाँ पर C की जगह पर आप या तो 0.75 होगा तो 0.75 रखो। ये एग्जाम्पल है, तो जो भी इन पर चार्ज होगा वो रखेंगे एंड उसके बाद इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे, तो आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? नाउ एज वी गो डाउन द ग्रुप, नाउ एज वी गो डाउन द ग्रुप, the electronegativity of halogen decreases, the electronegativity of halogen decreases and size of halogen increases। क्या मेरी आपको दो कही हुई बात समझ में आई? मतलब जैसे जैसे आप लोग फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन एंड ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जाते हो, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पाया डिक्रीज होता जाता है और आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हो तो इनका साइज वाला जो पार्ट है वो
बढ़ता जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? सो नो डाउट आपके जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होगा, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। समझ रहे हो? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहां पर अपन लिखेंगे बॉन्ड लेंथ वाला फंडा। तो बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर कार्बन क्लोरीन की, फिर कार्बन ब्रोमीन की, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बन आयोडीन की होगी। सर ऐसा क्यों? समझाओ। एटॉमिक साइज, बॉन्ड लेंथ विल डिपेंड ऑन एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटम बड़ा होता जाएगा कार्बन हेलोजन का बॉन्ड भी बड़ा होता जाएगा। ये बात ध्यान रखेगा भाई। जब एटम ही छोटा है, जब ये एटम छोटा है और इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, समझना मेरी बात को, जैसे कार्बन और फ्लोरीन दोनों छोटे छोटे एटम है, दोनों के इलेक्ट्रॉन पास पास रहेंगे क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, तो ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा। लेकिन फ्लोरीन के अलावा अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन बड़ा है, तो आयोडीन का और इसका जो बॉन्ड बनेगा वो डेफिनेटली बड़ा बॉन्ड बनेगा। भाई बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? व्हाट इज बॉन्ड? व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ बॉन्ड? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम। कोवेलेंट बॉन्ड की लंबाई नापने का तरीका क्या होता है? दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जितना डिस्टेंस है वो बॉन्ड कहलाता है। तो ऑब्वियसली अगर आयोडीन का साइज बड़ा होगा तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में गैप बढ़ेगी, तो न्यूक्लियस और कार्बन के न्यूक्लियस के बीच में तो गैप बढ़ेगी। तो टेक्निकली जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अब अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। सो अगर मैं बात करूं कि कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना आसान है क्या, तो आप बोलोगे नहीं। बॉन्ड इंथैल्पी यानी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, वो सबसे ज्यादा आपको कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए लगेगी। क्यों? क्योंकि दोनों छुटकू एटम है, दोनों छोटे छोटे एटम है, और दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ये बहुत टाइटली शेयर हुआ है। तो इनके न्यूक्लियस ने, यानी फ्लोरीन के न्यूक्लियस ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के न्यूक्लियस ने फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ है, इसीलिए इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। फिर कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, फिर कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड थोड़ा इजीली टूट जाएगा, और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड बहुत आराम से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का न्यूक्लियस तो बेचारे का बीच में, फिर पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल और पांचवा शेल, और फिर ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, तो इनके ये शेल्स के बीच के इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग हो गई। तो अब इसका न्यूक्लियस देखो, इसका न्यूक्लियस कितना अंदर दबा हुआ है। अब इसका न्यूक्लियस अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड नहीं कर पा रहा, ये पड़ोसी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कहां से होल्ड करेगा? तो ये आयोडीन बोलेगा टूटता हो तो टूट जाए बॉन्ड, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कार्बन भी छोटा, फ्लोरीन तो महा छोटा, तो ये इनके इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को और इसके इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि दो ही शेल है। इसीलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं बॉन्ड इंथैल्पी घटती जाती है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन क्वेश्चन आता है डायपोल मोमेंट पे, क्वेश्चन आता है डायपोल मोमेंट म्यू पर। डायपोल MOMENT, डायपोल मोमेंट म्यू। बेसिकली बेटा डायपोल मोमेंट मतलब पोलैरिटी। जैसे पोलैरिटी, कोई कंपाउंड कितना पोलर होगा मुझे कैसे पता चलेगा? उसके डायपोल मोमेंट से। डायपोल मोमेंट की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, डायपोल मोमेंट की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा वो पोलर होगा। तो गाइज यहां पर मैंने देखा कि टेक्निकली आप सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ही इज द यूनिवर्सल भिकमंगा, ही इज द बिगेस्ट भिखारी। तो इसकी और कार्बन की जो बॉन्ड एंगल, जो पोलैरिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो इसकी वैल्यू आती है 1.847 म्यू। इसकी वैल्यू क्या आती है? इतनी आती है, ठीक है। लेकिन जब मैं कार्बन और क्लोरीन का पोलैरिटी देखता हूं तो 1.860 आती है। उसके बाद फिर ब्रोमीन आ जाता है, कार्बन ब्रोमीन, जिसके म्यू की वैल्यू 1.830 आती है, यानी कम। और फिर सबसे कम डायपोल मोमेंट आपको आयोडीन का दिखता है 1.6 के आसपास का,
6-7 के आसपास का। तो गाइज अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर डिस्पाइट हैविंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड के मुकाबले लेस पोलर है। तो यहां पर आपको सवाल आएगा दैट वाई द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज मोर पोलर देन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। इस पर सवाल आने के प्रोमिनेंट चांस होते हैं। जैसा मैंने आपसे इस टॉपिक की शुरुआत में कहा था कि इस टॉपिक पर कहां से सवाल आता है, तो इस टॉपिक पर यहां से सवाल आ सकता है। तो गाइस मैंने आपको ये फॉर्मूला ऐसा थोड़ी दिखाया कि मैं शो ऑफ कर रहा हूं कि देखो मेरे को 11th का भी आता है, अपूर्ण केमिस्ट्री गॉड है। नहीं, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, ऐसा लोगों को लगेगा, लेकिन ये तुमको मैंने किसी रीजन से लिखाया था, ये किसी पर्पज से बताया था कि डायपोल मोमेंट यानी पोलैरिटी किस पर डिपेंड कर रही है। ध्यान से देखो, क्या पोलैरिटी सिर्फ चार्ज पर डिपेंड कर रही है? नहीं, मतलब कि इवन दो तुम्हारा फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इमेजिन करो यहां पर फ्लोरीन है तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पूरी ताकत से अपनी ओर खींचेगा। तो मान लो इसके डेल्टा नेगेटिव की वैल्यू हो गई -0.8, तो कार्बन पर वैल्यू आ गई +0.8। फिर इसके बाद में मान लो यहां पर कार्बन और क्लोरीन है। अब क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचा लेकिन फ्लोरीन के मुकाबले कम खींचा, -0.7 +0.7। तो आप बोलोगे सर फिर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और फ्लोरीन ने ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचा तो फ्लोरीन की पोलैरिटी ज्यादा होनी चाहिए। कम क्यों है? क्योंकि बेटा ये सिर्फ चार्ज पर नहीं, ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। पोलैरिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम। तो क्योंकि यहां पर कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड का डिस्टेंस ज्यादा होता है, इसीलिए C × D की वैल्यू कार्बन क्लोरीन की कार्बन फ्लोरीन के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। उसके बाद फिर कार्बन फ्लोरीन, देन उसके बाद फिर कार्बन ब्रोमीन, क्योंकि देखो ब्रोमीन का एटॉमिक साइज और बड़ा हो जाता है, यानी इसके D की वैल्यू और बड़ी हो जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एकदम से कम हो जाती है। फ्लोरीन और क्लोरीन के बाद में ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों के मुकाबले बहुत कम होती है, इसलिए टोटल वैल्यू C × D की वैल्यू इन दोनों से कम हो गई और आयोडीन के D की वैल्यू बहुत बढ़ गई। आयोडीन के D की वैल्यू बहुत बढ़ गई, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी चार्ज की वैल्यू इतनी कम हो गई कि अल्टीमेटली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वजह से इसका पोलैरिटी सबसे कम हो गया। तो यहां पर आप इसका रीजन क्या लिखेंगे? इसका आप रीजन लिखेंगे दैट बिकॉज म्यू और वी कैन से पोलैरिटी, बिकॉज म्यू और पोलैरिटी डू नॉट डिपेंड only upon electronegativity but also on the distance between the two atoms. Therefore mu of carbon chlorine bond is greater than mu of carbon fluorine bond, because fluorine is extremely small in size, very small, extremely small in size। क्या यह बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों को पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, 100% क्लियर? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो, फिर हम लोग हेड ऑन करते हैं टुवर्ड्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। गाइज अगर आप लोग हमारी कैटेगरी दैट इज IIT JEE नीट फाउंडेशन का हिस्सा बनना चाहते हो और मुझसे वहां पर पढ़ना चाहते हो, तो गाइज आपके सामने आप लोगों को दिख रहा है एक स्क्रीनशॉट, एक क्रिएटिव जिस पर लिखा हुआ एक स्पेशल वीक चल रहा है अनअकैडमी पर, जिसमें कि आप लोग अगर क्लास 9th 10th या IIT JEE नीट फाउंडेशंस पे आना चाहते हैं और अगर आप लोग 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो गाइस 5 to 10% का ऑफ है।
यानी ओवरऑल 15% का ऑफ है, और अगर आप लोग 12 मंथ से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सो ओवरऑल 25% तक का ऑफ है। तो गाइज देर किस बात की, अभी जाओ अनअकैडमी पर एंड सब्सक्रिप्शन परचेज करो, और अगर किसी क्लास 9-10 के स्टूडेंट को जानते हो तो उस तक भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाओ। ओके चलो, तो गुलजारी ला लो, यहाँ तक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई साहब जो मैंने आपको डाइपोल मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट बताया उसमें आप लोगों को बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ ये याद रखनी है, सब कुछ याद रखना है जो मैंने पढ़ाया, बस दिमाग में बैठा लो, फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन जिस पर मैक्सिमम आने के चांस है वो बस यही है कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ज़्यादा पोलर क्यों है कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड के मुकाबले। बोलो हाँ, क्या इतनी बात समझ में आती है? ग्रेट। चलिए नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे, द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। मैं दोनों की प्रिपरेशन यहां पर आपको सिखाऊंगा। हम यहां पर दोनों की प्रिपरेशन सीखना स्टार्ट करेंगे, आराम से पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़रूरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल यानी कि ROH। ध्यान रखिएगा, मार्केट में सबसे ज़्यादा अल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। सो अल्कोहल आर द मेजरली यूज्ड, दे आर द मेजरली यूज्ड केमिकल फॉर अल्काइल हैलाइड प्रेपरेशंस। फॉर अल्काइल हैलाइड्स प्रेपरेशन, अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर अराइल हैलाइड भी बनता है क्या? ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स के लिए यूज होता है, ओनली फॉर अल्काइल हैलाइड्स। क्या सर ये अराइल हैलाइड्स के लिए भी यूज होता है? नहीं। तो यहां पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे। पहली बात तो कोई एरोमेटिक अल्कोहल होता ही नहीं है, अल्कोहल कभी भी एरोमेटिक नहीं होता। मतलब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर तुम लोगों ने डायरेक्टली OH ग्रुप लगा दिया तो ये तो फिनॉल कैटेगरी में आ जाएगा, एंड फिनॉल अल्कोहल नहीं होता। अगर तुम बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पर CH2OH लिखोगे तो ये अल्कोहल है, और बेंजीन रिंग अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल मीथेन 1 ऑल। तो भैया ये आपका अल्कोहल है। तो अगर आप इसकी रिएक्शन करके यहां पर से OH हटाकर कोई हेलोजन जोड़ देते हो तो फिर ये बेसिकली अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आ जाएगा, ना कि अराइल हैलाइड की। तो ध्यान रखिएगा, अल्कोहल से कभी भी एरोमेटिक हेलो एरीन यानी अराइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिनॉल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? तो फिनॉल इज नॉट यूज्ड टू प्रोड्यूस अराइल हैलाइड बिकॉज बेटा ये जो कार्बन है और ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन है, इनका जो बॉन्ड बना है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। आगे मैं आपको रेजोनेंस में सिखाऊंगा भी, बहुत डीप में पढ़ाऊंगा इस चीज को कि इस बॉन्ड को तोड़ना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। सो बेसिकली बिकॉज द कार्बन एंड OH बॉन्ड इन फिनॉल is extremely strong and cannot be broken easily इसे ब्रेक करना हमारा बस का बात नहीं है। एज कंपेयर टू अल्कोहल में R और OH का बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, लेकिन फिनॉल में ये वाला बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा। इसका रीजन
आपको केमिकल प्रॉपर्टी में मैं बता दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, इसको लिख लो कॉपी में, नोट्स बनाते वक्त यहां पर लिख लो, रीजन विल बी एक्सप्लेन्ड लेटर, लिख लो, गारंटी 100% पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ एक आइडिया दे दिया कि भैया अल्कोहल से सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं, अराइल हैलाइड्स नहीं। चलिए कौन कौन सी रिएक्शंस है। सबसे पहली रिएक्शन, अगर आपने अल्कोहल का ट्रीटमेंट HX के साथ करा है इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड, तो यहां पर अल्काइल हैलाइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। देखो कितनी इजी, कितनी सिंपल और कितनी बेसिक रिएक्शन। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर आप लोग कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। ये जो आपने अल्कोहल लिया है, इट मे बी अ प्राइमरी अल्कोहल और इट मे बी अ सेकेंडरी अल्कोहल, इट मे बी अ प्राइमरी अल्कोहल और इट मे बी अ सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहां पर स्टार बनाकर आप लोग एक पॉइंट लिखेंगे दैट इन केस ऑफ अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी अल्कोहल, इन केस ऑफ अ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, जिंक क्लोराइड is used as a catalyst, is used as a catalyst. That means अगर आपके पास में प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल है तब आपको कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। दैट मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की इस हेलो एसिड के साथ इतनी अच्छी रिएक्टिविटी नहीं है, आपको थोड़ा उसको कैटेलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास में टर्शरी अल्कोहल है, बट इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल ZnCl2 is not required, ZnCl2 is not required. In fact, tertiary alcohol can be reacted with HX by simple shaking, यानी सिंपली आप क्या करो, टर्शरी अल्कोहल में HX मिला दो और ट्र शेक कर लो, प्रोडक्ट तैयार, प्रोडक्ट रेडी। अच्छा यहां पर ध्यान रखिएगा HX कौन कौन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इसके बेसिस पर मुझे एक बात पता चल गई, that order of reactivity with HX, order of reactivity with HX, यानी HX के साथ में कौन सा अल्कोहल कितना रिएक्टिव है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शरी है, फिर सेकेंडरी है और फिर प्राइमरी है। ये अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। इसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ के अपनी कॉपी किताबों में लिख लो ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आए। प्लीज़ इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपसे एक बात और करूं कि मान लीजिए तुम्हारे पास में अल्कोहल है और आप अल्कोहल का ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली HBr के साथ कर रहे हो, मतलब ये केस इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप HCl के साथ यूज़ कर रहे हैं। ये वाला जो केस है ये मैक्सिमम HCl के साथ देखा जाता है। लेकिन अगर आपके पास में HBr है तो यहाँ पर आपको मात्र 48% HBr का सॉल्यूशन लेना है। मतलब आपने क्या करा, मान लो अगर तुमने 100 ml HBr लिया है तो 100 ml HBr में 48 ml HBr होगा, बाकी 52% वाटर होगा, चलेगा। इसके साथ में आपको कांस्टेंट बॉइलिंग करनी है, बस कुछ भी नहीं करना है, आपको दोनों को रख के सिर्फ कांस्टेंट बॉइलिंग करनी है। तो कांस्टेंट बॉइलिंग से आपको अल्काइल ब्रोमाइड और HBr मिल जाएगा। मतलब द रिएक्शन विल बी वेरी इजी, रिएक्शन बड़े आराम से हो जाएगी, आपको कोई ज़्यादा कैटलिस्ट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर भी ऑब्वियसली अगर टर्शरी अल्कोहल लोगे तो बॉइलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो थोड़ी सी बॉइलिंग करनी है, और प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो कॉन्स्टेंटली लंबे समय तक बॉइलिंग करनी है। मतलब किसी भी HX के साथ में
अल्कोहल का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यही होगा, मतलब ये अगर अल्कोहल टर्शरी होगा तो सिंपल स्टरिंग से भी आपका प्रोडक्ट बन सकता है। ये मैंने जनरल केस यहां पर आपको लिखवाई दिया है। कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? पक्की बात? क्या हम आगे बढ़े? पक्का? चलिए एक पॉइंट और सिखाता हूं, एक केमिकल रिएक्शन, जैसे पहली वाली तो ये हो गई। दूसरी केमिकल रिएक्शन, जैसे मान लो तुम्हारे पास में अल्कोहल है, अल्कोहल का ट्रीटमेंट KI या NaI के साथ कर लो इन प्रेजेंस ऑफ 95% H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो गाइज आपको बहुत अच्छी ईल्ड मिलेगी, यू विल गेट अ वेरी गुड ईल्ड, यू विल गेट अ वेरी गुड ईल्ड ऑफ RI का आपको बहुत अच्छा ईल्ड मिलेगा। NaOH या KOH बन के बाहर हो जाएगा। अगर KI लोगे तो KOH बन जाएगा, ये K इस OH के साथ जुड़कर बाहर हो जाएगा और ये I इस R के साथ बन के जुड़ जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी केमिकल रिएक्शन है जो आप लोगों को इन फ्यूचर पर्पस याद रखनी है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? आई रिपीट, क्या किसी भी तरीके की कोई परेशानी? तीसरी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, इसको स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा। इस बोर्ड एग्जाम में MCQs में एक सवाल आ सकता है कि ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है, ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जिसके साथ में अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन करोगे तो आपको प्योरेस्ट अल्काइल हैलाइड मिलेगा, प्योरेस्ट अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो गाइस इस रिएक्शन को स्टार बनाकर लिखेंगे, दैट इज SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। इस रिएक्टेंट को क्या बोला जाता है? थायोनाइल क्लोराइड। यानी जब आप आपके अल्कोहल का ट्रीटमेंट SOCl2 के साथ करोगे, मतलब कि आपके थायोनाइल क्लोराइड के साथ करोगे, तब आप लोगों को एकदम बेहतरीन और एकदम प्योर अल्काइल हैलाइड मिलेगा। सर इसका रीजन बताओ, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। ठीक है मैं बताता हूं। यहां से एक R उठाया मैंने और एक Cl यहां से उठा दिया, RCl बन गया। क्या मुझे मेरा अल्काइल हैलाइड मिल गया? हाँ मुझे मेरा अल्काइल हैलाइड मिल गया। अब क्या हुआ, अब यहां से एक H उठाया मैंने और बचा हुआ Cl उठाया मैंने, HCl। ध्यान रखिएगा ये HCl एक गैस के फॉर्म में उड़ेगा। अब यहां पर क्या बचा? SO2 और यहां पर O, सॉरी SO और O, तो SO2 बन जाएगा, ये भी गैस के फॉर्म में बनेगा। सो बेसिकली यहां पर आप देखेंगे दैट बोथ द बाय प्रोडक्ट आर गैसेस, दोनों के दोनों बाय प्रोडक्ट तुम्हारे क्या है? गैसेस हैं। सिर्फ यही सॉलिड फॉर्म में मिलेगा या लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, जो भी इसका फॉर्म होगा। तो रिएक्शन चेंबर में इट इज द ओनली प्रोडक्ट लेफ्ट, it is the only product left in the reaction chamber and both the byproduct are gases, therefore will leave the chamber। जिस चेंबर में आप इसको बना रहे हो, जिस अपैरेटस में आप इसे बना रहे हो, ये उसे छोड़कर दोनों बाहर रह जाएंगे। तो बचेगा क्या? सिर्फ RCl। तो हो गया ना प्योर। भाई यहां पर आप देखो, अगर ये अल्काइल आयोडाइड अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये भी एक्वस फॉर्म में होंगे इनके, तो ये दोनों मिक्स्ड रहेंगे। तो इनको मिक्स करके अलग करना जरूरी है। यहां देखो RX पानी के अंदर डिसॉल्व है, पानी को RX से अलग करना पड़ेगा। तो इनको बनने के बाद भी, ये प्रोडक्ट बनने के बाद भी तुमको अपने काम के प्रोडक्ट को सेपरेट करना पड़ेगा। यहां जरूरत ही नहीं है, यहां अपने आप ही सेपरेट हो गया। बोलो तारा करके। चलो जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलो फटाफट, चलो फटाफट 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 मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बकुड़ो। क्या मैं इधर वाला पोर्शन रब कर दूं? क्या मैं एक साइड वाला पोर्शन रब कर दूं? पहली रिएक्शन रब कर दूं? चलिए पहली रिएक्शन में रब कर देता हूं। बहुत बढ़िया रिएक्शन है, बहुत शानदार रिएक्शन हुई है, मजा आया इसमें ओवरऑल मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन से हो गई? चौथी केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगर तुम्हारे अल्कोहल का ट्रीटमेंट मैं फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ कर दूं तो क्या होगा? भाई बहुत ईजी है। यहां से मैं इसको 3 मोल्स कर लेता हूं, तो यहां से 3 अल्काइल ग्रुप
3 हेलोजन के साथ 3RX बन के अलग हो जाएंगे, 3RX बन के अलग हो जाएंगे। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन के 3 एटम, यहां पर फॉस्फोरस का 1 एटम और यहां पर ऑक्सीजन के भी 3 एटम, तो मुझे H3PO3 नाम का एसिड मिल गया। बोलो क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये रिएक्शन आपको क्लियर हुई? चलिए एक केमिकल रिएक्शन और करके देखते हैं। फॉस्फोरस का मामला चल रहा है, तो अगर आप ROH का ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल PCl5 के साथ करते हो तो बेटा यहां पर ऊपर वाला जैसा केस मत करना, क्योंकि अगर तुम यहां पर इसको 5 कर दोगे तो 5RCl तो मिल जाएगा, लेकिन H5O5 क्या करोगे? H5PO5 तो कुछ होता नहीं है, ऊपर H3PO3 तो हो गया, तो नीचे ऐसा कर नहीं सकते। तो एक काम करते, एक R और एक Cl को अलग कर देते हैं। कूल, कोई परेशानी। फिर एक H और एक Cl को अलग कर देते हैं, ये HCl अलग हो गया। अब यहां पर क्या बचा? सिर्फ O, यहां बचा P, तो PO कर दिया। और यहां पर देखो 5 में से 1 क्लोरीन यहां चला गया, 4 बचे, 4 में से 1 क्लोरीन यहां चला गया, 3 बचे, तो POCl3 अलग हो जाएगा। देखो ये भी एक बहुत अच्छी केमिकल रिएक्शन है, ये भी एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा एक केमिकल रिएक्शन और सिखाता हूं। अगर तुमने ROH का ट्रीटमेंट सोडियम ब्रोमाइड के साथ कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तब क्या होगा? सबसे पहले R और Br को अलग कर दो, यानी RBr अलग हो गया, अल्काइल ब्रोमाइड हो गया। कोई परेशानी है इसके अंदर? क्या इसके अंदर किसी को भी कोई दिक्कत आई? अब देखो, अब यहां से एक H और यहां से OH, वाटर बन के बाहर हो गया। अब यहां पर क्या बचा? Na, और यहां पर क्या बचा? HSO4, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। देखो कितनी इजी केमिकल रिएक्शंस है, आपको कहीं से कहीं तक कुछ भी इसमें रटने की आवश्यकता ही नहीं है। आखिरी केमिकल रिएक्शन जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, इज द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विथ रेड फॉस्फोरस। जब आप रेड फॉस्फोरस लेकर हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ X2। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, X2 सिर्फ ब्रोमीन लेना या आयोडीन लेना, यहां पर क्लोरीन और फ्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा यहां पर आप एक बात और देख रहे हो, जहां पर भी मैंने ये अल्काइल हैलाइड्स बनाए हैं, ये या तो तुम्हारे अल्काइल क्लोराइड्स है, या तो तुम्हारे अल्काइल ब्रोमाइड्स है, या तो तुम्हारे अल्काइल आयोडाइड्स है। कहीं भी अल्काइल फ्लोराइड मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि अल्काइल फ्लोराइड बहुत मुश्किल होता है बनना। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो तुमने यहां पर KF ले लिया। अब बेटा फ्लोरीन क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये जो बॉन्ड बनेगा ये बहुत स्ट्रांग बनेगा। अगर तुम NaF ले लोगे तो NaF में जो बॉन्ड बनेगा बहुत स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड इतना टफ बनाएगा, इतना मजबूत बनाएगा कि हमारे लिए उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट RX मिलेगा, इट मे बी RBr और इट मे बी RI। चलिए तो गाइज ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट, इसे आराम से नोट कर लो। फिर हम लोग हमारी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स यानी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे, जिसमें मैं आपको 3 केमिकल रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। एक फ्री रेडिकल वाली जो कि आप क्लास 11th में भी पढ़ के आए हो, फिर मैं आपको एक नेम रिएक्शन कराऊंगा। और जैसे ही नेम रिएक्शन की बारी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एग्जाम वालों के कान खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं वाह 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 क्या चीज आई। चलिए रब करें, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या मेरे सारे बकुड़ों को, मेरे सारे बच्चों को, मेरे राजदुलारों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? क्या इसमें कोई दिक्कत? जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं अगर आपके पास में नोटबुक्स में लिखे हैं तो बस एग्जाम में यहीं से आने वाला है, इसके बाहर से और कुछ नहीं आने वाला होता, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्योरली NCERT और एग्जाम्स में पूछे गए चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो अगर हम NCERT लाइन बाय लाइन कर लें और थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर लें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर चाहे सवाल वैसा ना आए, बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि सर आपने जो लिखा
बस वैसा ही सवाल है, नहीं वैसा सवाल तो कभी नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा, कॉन्सेप्ट सिखाना जरूरी है। तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारों। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जैसे पहली हम लोगों ने पढ़ी फ्रॉम अल्कोहल, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में मैं अलग अलग रिएक्शन सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा इज द फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्रॉम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अब सर ये फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन क्या होता है? भाई याद करो, आप लोगों ने क्लास 11th में एक रिएक्शन पढ़ी थी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। मीथेन को आप लेते थे, आप लोग मीथेन को यहां पर रखते थे एंड मीथेन का ट्रीटमेंट आप लोग क्लोरीन के साथ करते थे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इनफैक्ट आप इसको ऐसा ना लिखते हुए, आप इसको ऐसा लिखते थे, आप एक हाइड्रोकार्बन लेके आप इसको ऐसा लिखते थे, एरो, एरो के ऊपर आप Cl2 लिखते थे, यहां पर सनलाइट लिखते थे, याद करो, है ना। और कभी कभी आप इसको सनलाइट की जगह पे हीट करना पसंद करते थे। तो यहां से एक क्लोरीन इसके हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बन के बाहर हो जाता था और ये CH3Cl अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता था। इसे ही फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन बोलते हैं। बेटा फ्री रेडिकल का मतलब समझो, एक्चुअली आपने इसका मैकेनिज्म पढ़ा होगा क्लास 11th में। अगर आपको इसका मैकेनिज्म याद हो तो बहुत अच्छा। ये जो तुम्हारा क्लोरीन है, अभी ये कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में Cl2 नामक मॉलिक्यूल बनाकर जुड़ा हुआ, ये देखो बढ़िया तरीके से। अब आपने क्या करा, इसको धूप में रख दिया, तो धूप की वजह से ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद अब ये इस प्रकार का एक फ्री रेडिकल बन जाता है। ये इस प्रकार का एक फ्री रेडिकल बन जाता है। और आप लोग सब जानते हो फ्री रेडिकल आर वेरी रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि अब इस क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन की, इस एटम को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। सिमिलरली इसको भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ही आवश्यकता है। और ये पहले जुड़े हुए थे, अब ये अलग हो गए, समझ रहे हो। तो अब ये फ्री रेडिकल बन गए। अब ये दो क्लोरीन इनके सामने आने वाले इस मीथेन के ऊपर ऐसा अटैक करेगा, इतना जोरदार अटैक करेगा कि मैं क्या बताऊं, समझ गए। और फिर इसकी वजह से तुमको CH3Cl मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं। तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब आपका इसमें जो हेलोजन है वो फ्री रेडिकल बन जाता है। अच्छा, ये प्रोसेस कब तक चलेगी? ये प्रोसेस कब तक चलेगी? ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक या तो Cl2 ना खत्म हो जाए, या मीथेन ना खत्म हो जाए, या दोनों ना खत्म हो जाए। ये प्रोसेस तब तक चलेगी, इसीलिए इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। एक बार अगर चालू हो गई तो जब तक दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक खत्म ना हो, चलती रहेगी। अच्छा, इसके बाद आप और एक एग्जाम्पल जो तुम्हारी NCERT में दे रखा है उसका इजी वाला पार्ट में करवाता हूँ। CH3 CH2 CH3। नाउ दिस इज योर प्रोपेन। प्यारे लाडलो, अगर तुम प्रोपेन को भी क्लोरीन के साथ ट्रीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर बेटा यू विल बी गेटिंग टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। या तो तुम्हारा क्लोरीन ये टर्मिनल कार्बन पे जुड़ जाएगा, 1-क्लोरो प्रोपेन, या तो तुम्हारा क्लोरीन बीच वाले कार्बन पर अटैच हो जाएगा एंड इट विल गिव यू 2-क्लोरो प्रोपेन। क्या है बात सबको समझ में आ रही है? तो आइसोमर्स, बेसिकली यहां पर आपको इस केमिकल रिएक्शन में आइसोमर्स मिलने लग जाते हैं। और आइसोमर्स मिलने की वजह से डेफिनेटली एक की यील्ड ज्यादा होगी, एक की यील्ड कम होगी, लेकिन प्रॉब्लम यह रहेगी कि इन दोनों को सेपरेट कैसे करें। तो इस केमिकल रिएक्शन में इनको सेपरेट करने की हमारे साथ में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। चलिए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बाद सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है।